नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, अवकलज के अनुप्रयोग। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 या फिर 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी आपको 12 से 15 नंबर ये चैप्टर जरूर देगा अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लिया। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, यानी चाहे यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, उत्तराखंड बोर्ड के हों, यानी किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, जहां पर अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर है, हर बोर्ड में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो हमारा दावा है, मैं आपको इतना जरूर इस चैप्टर में सिखा दूंगा कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, आप हर हालत में उसको कर लें। ये चैप्टर जो है, इसका एक्चुअल में नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हम लोग 5 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फिर तीसरा पढ़ेंगे सन्निकटन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। और 5वां चैप्टर पढ़ेंगे उच्छिष्ट तथा निम्निष्ठ। ये 5 चैप्टर इस एक चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसमें बोर्ड एग्जाम में ये जो उच्छिष्ट और निम्निष्ठ है, इससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 6 नंबर और 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो 8 नंबर के, अदर बोर्ड्स में 6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पर्श रेखा, अभिलंब और वर्धमान ह्रासमान, इसमें से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 नंबर का, इसमें 6 या 8 नंबर का, और ये राशियों का परिवर्तन और ये सन्निकटन, इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 नंबर का। यानी मिनिमम 6 4 10 और 2 12 नंबर तो ये चैप्टर आपको जरूर देने वाला है। तो चूंकि इस चैप्टर में 5 चीजें हैं तो सीधी सी बात है, एक वीडियो में नहीं बन पाएगी, मुझे इनके लिए अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं बहुत जल्दी आपके लिए सारी वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इनमें से कोई भी पार्ट छूटने ना पाए और आप बोर्ड परीक्षा में मोर देन 95% लेकर आए। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट, राशियों के परिवर्तन की दर। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना y बराबर fx, x का एक फलन है तथा x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होने पर y में संगत परिवर्तन डेल्टा y है। मतलब मेरे पास कोई फंक्शन y बराबर fx है, इसके x वाले पार्ट में अगर कोई बहुत छोटा यानी लगभग नेग्लेक्टेड डेल्टा x चेंजेस करा दिया जाए, या डेल्टा x बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो उसी के अनुसार y में डेल्टा y बढ़ जाता है। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये हमारा y इज इक्वल टू fx वाली लाइन है और ये हमारी x वाली लाइन है, ये ओरिजिन है। किसी समय किसी पॉइंट पर सपोज करिए मैं इस ग्राफ पे कोई पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, तो अब इस पॉइंट की अगर पोजीशन को देखा जाए तो इस कंडीशन पे ये अगर x है
तो इस समय इस फंक्शन में जो y एक्सिस पे शो होगा वो fx होगा। अब बात कर रहा हूं मैं कि अगर x में मैं कोई बहुत छोटा परिवर्तन डेल्टा x बढ़ा दूं, मान लीजिए मैं x को यहां से लेकर के यहां पर ले आऊं, ये पोजीशन और ये पोजीशन हमारी हो जाती है x प्लस डेल्टा x की। तो जब x में परिवर्तन होगा तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ परिवर्तन y में भी होगा, और y में जो परिवर्तन हो रहा है वो ये वाली पोजीशन, यानी इतना परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस लाइन को हम y एक्सिस पर देखें तो ये यहां पे बन जाएगा x प्लस डेल्टा x। अब अगर इस y एक्सिस के परिवर्तन यानी कि डेल्टा y को आप देखो तो ये पूरा का फंक्शन x प्लस डेल्टा x है, और इस नीचे वाला फंक्शन यानी नीचे वाला जो पार्ट है वो fx है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये जो डेल्टा y बनेगा ये x प्लस डेल्टा x में से fx घटाने पर मिलता है। परंतु यहां पर हमें परिवर्तन की दर निकालना है कि कैसे कैसे x बढ़ाने पर y में परिवर्तन हो रहा है। तो मैं लिखूंगा तब x के सापेक्ष y के परिवर्तन की औसत दर। तो जब मुझे y में परिवर्तन निकालना है तो y को हम लोगों ने डेल्टा y ले रखा है और परिवर्तन मुझे x के सापेक्ष निकालना है। तो ये जो डेल्टा y बढ़ा है वो x में डेल्टा x बढ़ाने के बाद बढ़ा हुआ है। यहां पे जो ये परिवर्तन डेल्टा x है, यानी जो ये हमने चेंज किया है, ये बहुत ही माइन्यूट यानी एक तरीके से जीरो के लगभग का चेंज किया गया है। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये डेल्टा x जो है ये जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, या कह लीजिए जीरो के बहुत नजदीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जब डेल्टा x शून्य की ओर अग्रसर होता है तब y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर का सीमांत मान y की x के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर हो जाता है। तात्कालिक परिवर्तन पता करने के लिए हम इस औसत परिवर्तन में अगर लिमिट लगा दें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे तात्कालिक परिवर्तन मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो तात्कालिक परिवर्तन की दर है वो लिमिट डेल्टा x अगर जीरो की तरफ अग्रसर हो जाए तो ये जो डेल्टा y बटे डेल्टा x है ये हमारा औसत तात्कालिक परिवर्तन होगा। इसमें से हम लोगों ने डेल्टा y की वैल्यू निकाल रखी है। तो अगर डेल्टा x जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है और डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास f(x) प्लस डेल्टा x और माइनस का fx और बटे डेल्टा x। अगर आप इसको याद करने की कोशिश करो तो आपको याद आ जाएगा कि कक्षा 11 में आपने इस तरीके से कोई फार्मूला पढ़ा है। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालने का फार्मूला होता है, यानी कि मैं इस पूरी कंडीशन को अवकलज के बराबर अर्थात डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में लिख सकता हूं। मतलब अगर मुझे y में x के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है तो मैं सीधे किसी भी दिए गए फलन का अगर x के सापेक्ष, x का मतलब जिसके सापेक्ष परिवर्तन निकालना हो, उसके सापेक्ष अगर मैं अवकलन कर दूं तो मुझे तुरंत परिवर्तन की दर पता चल जाती है कि उसमें परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो यही जो dy बाई डी एक्स है ये y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर होती है। इस बात को आप अगर पिछला याद करने की कोशिश करें तो फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है कि चाल यानी कि v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है।
यानी कि दूरी में परिवर्तन, चली गई दूरी में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष आपकी चाल होती है। आपने त्वरण ए पढ़ रखा है, dv/dt यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मुझे किसी के परिवर्तन की दर निकालना है तो मुझे दिए गए फलन का जिसके सापेक्ष परिवर्तन निकालना होगा, बस उसके सापेक्ष मुझे अवकलन कर देना होता है। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके हम किसी भी फलन की परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। इसको हम एक दो उदाहरण से देखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है, जबकि r का मान 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, यानी कि हमें जो फलन मिलना चाहिए वो क्षेत्रफल का मिलना चाहिए, और वो भी किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या पर। त्रिज्या हमें r दी हुई है। तो अगर मैं क्षेत्रफल मान लूं कि माना वृत्त का क्षेत्रफल a, कैपिटल A है, तब आप सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो मैंने ये लिख दिया वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास जो फलन यानी जो समीकरण बना वो बना a बराबर पाई r स्क्वायर। अब मुझे क्षेत्रफल यानी कि a में परिवर्तन करना है, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष। तो जिसमें परिवर्तन करना होता है उसका अवकलन करते हैं, और जिसके सापेक्ष करना होता है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम a का अवकलन करेंगे r के सापेक्ष। तो मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r। तो जब a का r के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा ddr ऑफ a बराबर पाई कांस्टेंट है और r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, यानी कि ये बन गया 2 पाई r। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो 2 पाई r के बराबर है, लेकिन r का मान मुझे 5 पता है, तो मैं r की जगह पे r का मान रख देता हूं, यानी कि मैं dA/dr निकालता हूं जब r की वैल्यू 5 है। तो कितना आएगा देखिए, 2 पाई गुणे 5, तो 5 दूनी 10 पाई। लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन है तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है वो वर्ग इकाई के सापेक्ष होता है। तो इसकी जो परिवर्तन की दर होगी वो वर्ग सेंटीमीटर में होगी, और यही हमारी आंसर हो गया। यानी कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 5 इकाई हो या 5 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो 10 पाई प्रति वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इसके क्वेश्चन लगाना बहुत आसान होता है, बस खाली आप अवकलन का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ जाएं। दूसरा एग्जांपल देखिए और आपको समझ में आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक घन की आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। प्रति सेकंड का मतलब आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ेगा, जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो यहां पे घन की भुजा तो पता है, पर वो वेरिएबल में यानी कि चर में क्या है मुझे नहीं पता। तो मैं यहां पे आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और भुजा तीनों चीजें नहीं मालूम है, मैं तीनों को मान लेता हूं। माना घन का आयतन v, संपूर्ण पृष्ठ s तथा घन की भुजा x सेंटीमीटर है। तब आपको दिया गया है कि भुजा की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब कि x के बराबर 12 सेंटीमीटर हुआ। मुझे आयतन में परिवर्तन की दर पता है, तो आयतन को अगर निकाला जाए तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा की पावर 3 होता है। तो मैं लिख सकता हूं v बराबर x की पावर 3। लेकिन चूंकि आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है तो मैं इसका अवकलन जब करूंगा तो समय के सापेक्ष करूंगा।
तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो भाई जब v का अवकलन t के सापेक्ष करोगे तो ये बनेगा डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू एक्स क्यूब का तो अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन चूंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx बाई डी टी जरूर बचेगा। इसमें से मुझे dy बाई डी टी की dv बाई डी टी की वैल्यू 7 पता है, तो मैं इसको रख देता हूँ 3x स्क्वायर और dx बाई डी टी। तो इस 3x स्क्वायर को अगर इधर भेज दिया जाए तो इसमें से ये dx बाई डी टी मुझे पता चल जाएगा और ये आ जाएगा 7/3x स्क्वायर। ये मुझे dx बाई डी टी का मतलब x घन की भुजा है, भुजा में परिवर्तन पता चल गया। बट मुझे भुजा में परिवर्तन नहीं चाहिए, मुझे संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन चाहिए। तो मुझे इसका फार्मूला पता करना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ घन का होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो जब इसमें मैं परिवर्तन निकालूंगा तो इसका मुझे अवकलन करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन चल रहा है पूरे में। तो ये बन जाएगा ds बाई डी टी और इधर हो जाएगा 6 दूनी 12x और x में अवकलन जब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी टी। सबका मान रख दो तो बराबर 12 गुणे x का मान भी 12 है और गुणे dx बाई, या पहले x की जगह x रहने दीजिए, और dx बाई डी टी का मान हम लोगों ने निकाल रखा है 7/3x स्क्वायर। इस x से इसका स्क्वायर कट गया और 3 चक्कू 12, तो ये हो गया 7 चक्कू 28/x। तो 28/x का मान है 12, काट दो, 4 तियां 12, 4 सते 28। तो 3 से जब 7 को भाग करोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 10 हो गया, 3 तियां 9, यानी कि 2.33 के आसपास। पर ये संपूर्ण पृष्ठ में है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का जो इकाई होगा यानी उसका जो मात्रक होगा वो होगा वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस घन के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है वो 2.33 वर्ग इकाई के अनुसार हो रहा है। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति है जिसकी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रहा है, यानी कि उसकी चाल में जो परिवर्तन है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मुझे उसकी चाल पता हो तो मैं उसमें परिवर्तन निकाल सकता हूं। 2 मीटर का ऊंचाई का आदमी जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से दूर जा रहा है। मतलब एक ऐसे कोई स्तंभ गड़ा हुआ है, ये AB कोई स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। अब इस स्तंभ से आगे की तरफ कोई आदमी चल रहा है और जिसकी खुद की ऊंचाई 2 मीटर है। सपोज करिए ये C और D, ये कोई आदमी है 2 मीटर का, ये चल रहा है। तो चल रहा होने का मतलब इस स्तंभ से दूर जा रहा है, मतलब इससे जो ये इधर आगे को बढ़ रहा होगा, यानी इसकी जो दूरी है वो इस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। और हो क्या रहा है कि उसकी छाया की लंबाई किस दूरी से बढ़ेगी। तो भाई ये स्तंभ है, अगर यहां पर इसमें प्रकाश लगा हो तो इसकी छाया कुछ इस तरफ पड़ेगी। मान लो इस आदमी की छाया कुछ यहां पर पड़ रही है, तो इसका मतलब छाया वहीं तक पड़ेगी जहां तक प्रकाश स्तंभ की चोटी से रोशनी आ रही होगी, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये अगर इसको मैं E मान लूं और इस EC दूरी को Y मान लूं, ये छाया हमारी Y है, और A से C तरफ इधर जो ये चल रहा है इसको हम अगर X मान लें, तो ये जो मैंने चित्र में बनाया है इसको मैं लिख देता हूं कि माना AB प्रकाश स्तंभ है तथा CD एक आदमी है जिसकी छाया EC
बराबर y है तथा t समय पर आदमी की स्तंभ से दूरी x है। मतलब जब t समय तक चला तब वो a से c तक चल पाया, तो इसका मतलब दूरी में जो परिवर्तन है वो x से डिनोट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं dx बाई dt, और ये परिवर्तन आपको दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस x में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से परिवर्तन हो रहा है। अब मुझे एक समीकरण चाहिए जो x और y के संबंध को बताता हो। तो जरा आप ध्यान से देखो, तो भाई ये प्रकाश स्तंभ है और तो लंबवत होगा जमीन पर, और आदमी भी लंबवत खड़ा होगा, और ये कोण कॉमन है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो लिख दीजिए कि त्रिभुज ECD ये समरूप है त्रिभुज EAB की। यहाँ पे कोण कोण समरूपता लग रही है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। मतलब EC का अनुपात पूरी भुजा अर्थात EA से ये बराबर हो जाएगा CD का अनुपात और दूसरी भुजा यानी कि AB के साथ। तो EC की वैल्यू है y और EA की वैल्यू है x प्लस y, और इधर CD का मान है 2 और AB का मान है 6। तो 2 एकम 2, 2 तियां 6। अगर इसको कैंची गुणा करो तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 3y। y को दूसरी तरफ भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस y, या x बराबर 2y। यह हमारा एक संबंध बन गया, पर मुझे निकालना है उसकी परछाई में परिवर्तन, यानी मुझे y में परिवर्तन निकालना है। तो परिवर्तन के लिए मुझे अवकलन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, यहां भी समय के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x का जब अवकलन करोगे समय के सापेक्ष तो dx बाई dt बनेगा, और 2 गुणे y का अवकलन यानी कि dy बाई dt बन जाएगा। अब dx बाई dt का मान आपको पहले से पता है 5, तो ये हो गया 5 बराबर 2 गुणे dy बाई dt। तो जब मैं dy बाई dt निकालूंगा तो ये 2 इधर चला आएगा, ये हो गया 5/2। इसको हल करो तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उस आदमी की जो परछाई है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। एक सवाल ये आपके सामने लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीर्घ वृत्त के किन बिंदुओं पर कोटि के घटने की दर भुज के बढ़ने की दर की बराबर होगी। कोटि का मतलब होता है y एक्सिस का मान, y अक्ष का मान, और भुज का मतलब होता है x अक्ष का मान। तो यहां पे वक्र का समीकरण यानी दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। दीर्घ वृत्त का समीकरण 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 400। मुझे x और y दोनों में परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन निकालने के लिए मैं इसका अवकलन कर देता हूं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो 16 दूनी 32x, और t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dx बाई dt। इसका करूंगा तो 9 दूनी 18y, और t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dy बाई dt, और गिनती का अवकलन 0 हो जाता है। परंतु आपको दिया क्या गया है कि कोटि के जो घटने की दर है वो भुज के बढ़ने की दर के बराबर होगा। कोटि जो होता है वो y एक्सिस का डिफरेंशिएशन होता है, तो मैं बोल सकता हूं घटने की दर यानी कि dy बाई dt बराबर होगा dx बाई dt के। मतलब मैं dx बाई dt की जगह पे माइनस dy बाई dt रख सकता हूं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो फिर समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा मुझे, देखिए 32x और dx बाई dt की जगह पे आएगा माइनस का dy बाई dt, और प्लस 18y dy बाई dt बराबर 0। इन दोनों में dy बाई dt कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा
माइनस का 32x और प्लस का 18y इंटू डी वाई बाई डी टी बराबर 0। इसका पक्षांतरण कर दो तो ये बचेगा माइनस का 32x और प्लस 18y बराबर 0, या फिर 18y बराबर हो जाएगा 32x, या फिर y बराबर हो जाएगा 32x बटे 18। 2 9 18, 2 16 32, यानी कि 16x बटे 9। ये मान उठा करके मैं वक्र में रख देता हूं। चूंकि 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 400 है और y का मान हमें 16x बटे 9 मिला, तो 16x स्क्वायर प्लस 9 और 16x बटे 9 का स्क्वायर बराबर 400 है। हल कर देता हूं इसको, तो ये बन जाएगा 9 गुणे 256 बटे 81x स्क्वायर बराबर 400। 9 9 81, एलसीएम ले लो तो 16 9 144 एक्स स्क्वायर प्लस 256 एक्स स्क्वायर बटे 9 बराबर 400। हल करो इसको तो 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 2 1 3 और 1 400 बटे 9 एक्स स्क्वायर बराबर 400, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 9, क्योंकि 400 और 400 कट जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 3। तो जब x का मान पता चल गया तो x का मान x की जगह पर y का मान निकाल सकते हो। तब y बराबर मेरे पास है 16 बटे 9 और गुणे x, लेकिन प्लस माइनस में, तो 3 से काट दो, 3 3 9, यानी कि प्लस माइनस 16 बटे 3। तो यही दोनों बिंदु हो गए, तो मैं लिख दूंगा अतः अभीष्ट बिंदु। 2 आंसर आपके पास निकल के आ रहे हैं। अगर मैं x का मान 3 लेता हूं तो y का मान 16 बटे 3 आता है, और अगर x का मान -3 लेता हूं तो y का मान -16 बटे 3 आता है। यानी ये 2 ऐसे बिंदु होंगे जहां पर कोटि के घटने की दर भुज के बढ़ने की दर के बराबर होगी। याद रखिएगा, परिवर्तन में घटने को माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने कोटि की घटने की दर को माइनस डी वाई बाई डी टी लिया है। भुज बढ़ रहा है तो प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाला एक उल्टा शंकु। उल्टा शंकु का मतलब ये टंकी कुछ इस तरीके की बनी हुई है, ऐसे ये शंक्वाकार है और ये उल्टे आकार की है। इसका शीर्ष नीचे है और शंकु का अर्ध शीर्ष कोण। अर्ध शीर्ष कोण का मतलब हो गया, अगर मैं इसको यहां से इसके बीच से मिला दूं तो ये वाला जो कोण है ये अल्फा है, और ये दिया हुआ है अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि tan अल्फा बराबर 1/2। टंकी में 5 घन मीटर, घन मीटर का मतलब मीटर क्यूब, यानी ये आयतन में परिवर्तन दिया हुआ है कि दर से पानी भरा जाता है। अब पानी के स्तर की दर उस क्षण ज्ञात करो जब पानी की ऊंचाई 10 मीटर है। मैं मान लेता हूं कि किसी समय का मतलब t समय में इस टंकी में पानी यहां तक भरा हुआ है, ये इतना भरा हुआ है। इस समय पानी की ऊंचाई जो है वो h है और इसकी त्रिज्या को मैं r मान लेता हूं। माना किसी t समय पर टंकी में पानी h ऊंचाई तक भरा है तथा पानी की त्रिज्या r व आयतन v है। तब tan का मान, अगर मुझे ये अल्फा पता है, इधर की दूरी r पता है और ये दूरी h पता है, तो
तो इसका आर और एच में संबंध होगा, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब है आर और आधार है एच, यानी कि 1/2 बराबर हो गई आर बटे एच। तो इसमें से मैं आर का मान निकाल सकता हूं। आर का मान आएगा हमारे पास 2r बराबर एच आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा h/2। अब अगर मैं आयतन का फार्मूला लिखता हूं तो टंकी में भरे हुए पानी का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसमें r की जगह पे मान रख दो, तो पाई/3 और r का मान है h/2 स्क्वायर और इंटू h, तो ये V बराबर हो जाएगा पाई/3 और इंटू h की पावर 3/2 दूनी 4, तो ये V बराबर हो जाएगा पाई/12 और इंटू एच क्यूब। बट मुझे ऊंचाई में पानी में परिवर्तन की दर पता है, तो इसका अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dB/dt। ये पाई/12 कांस्टेंट है, अलग कर दीजिए। एच क्यूब का अवकलन होगा 3h स्क्वायर और dH/dt। dB/dt का मान है मेरे पास 5, तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। पाई/12 इंटू 3 और इंटू एच की वैल्यू मुझे पता है 10 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो 10 स्क्वायर इंटू dH/dt। सॉल्व करो इसको, 3 चक्कू 12, तो ये बचेगा मेरे पास 5 बराबर 10 पाई और बटे 4 इंटू dH/dt। काट दो, 25 चक्कू 100, तो dH/dt बराबर हो जाएगा 5/25 पाई। 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो 1/5 गुणे पाई का मान होता है 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/22 पंचे 110, ये हो गया मीटर प्रति मिनट, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि टंकी में जो पानी है वो 7/110 मीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। तो बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके के एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें जो जो मेन वैरायटी थी उन क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर डालिएगा ताकि हम आपको आसानी से जवाब दे दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए वीडियो और नए टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। नमस्कार।